हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्यभट्ट जी के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि इस टॉपिक से आपके डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपसे डायरेक्टली नाम लेकर पूछा जाता है कि आर्यभट्ट जी के बारे में बताइए करके, तो भी अच्छी बात है। और अगर जब किसी भी इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में पूछा जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी मैथमेटिशियन को बता सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आर्यभट्ट जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आर्यभट्ट जी के लाइफ बायोग्राफी है ना, उन्होंने कौन कौन सी क्रिएशन करी है, उन्होंने कौन कौन से इनोवेशन किए हैं, इसके बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आर्यभट्ट जी बेसिकली गुप्त काल के फेमस मैथमेटिशियन हैं। इंडियन हिस्ट्री में गुप्त काल स्वर्ण युग के नाम से फेमस है, क्योंकि इस युग में भारत में हिस्ट्री, आर्ट और साइंस इन तीनों फील्ड में बहुत ही प्रोग्रेस किया है। और गुप्त काल का स्वर्ण युग के नाम से फेमस होने का एक मेन रीज़न ये भी है कि इसी काल में बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए हैं। और इस टाइम पीरियड के एस्ट्रोलॉजर्स और मैथमेटिशियन में आर्यभट्ट जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक का स्ट्रक्चर तैयार कर लेने से हमें उसे स्टडी करना इजी हो जाता है। इसी तरह से आप भी अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले हम देखेंगे आर्यभट्ट जी का लाइफ बायोग्राफी, फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि इन्होंने कौन कौन से क्रिएशन किए हैं उसके बारे में। थर्ड पॉइंट रहेगा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में कभी कभी इस वाले पॉइंट को क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है कि आर्यभट्ट जी के आविष्कारों द्वारा इनकी प्रतिमा के अंदर और भी अच्छी तरह से झांका जा सकता है, समझाइए, एक्सप्लेन करिए करके। वही लास्ट टाइम में हम इसका थोड़ा सा कंक्लूजन देखेंगे। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट रहेगा हिज बायोग्राफी। आर्यभट्ट जी भारतीय गणित शास्त्र के इतिहास में एक बहुत ही ऑनरेबल और इन्फ्लुएंशियल नेम है, बहुत ही सम्माननीय और प्रभावपूर्ण नाम है। तो आर्यभट्ट जी के माता पिता का नाम, इनके वंश का परिचय अभी तक से ज्ञात नहीं हो पाया है। और इनके जन्म स्थान को लेकर एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, एक विवाद की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, तो कहीं पर इनका जन्म बताया जाता है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना के निकट एक कुसुमपुर में इनका जन्म हुआ था करके। सो इस प्रकार से इन्होंने 476 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। सो इस प्रकार से आर्यभट्ट जी गुप्त काल के मतलब कि स्वर्ण युग के एक फेमस मैथमेटिशियन थे, और शायद इनका डेथ हुआ था 550 में। सो इस प्रकार से आर्यभट्ट जी का लाइफ बायोग्राफी कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है हिज क्रिएशन। तो इसमें आर्यभट्ट जी के 3 ग्रंथों का पता चलता है। फर्स्ट है दशगीतिका, सेकंड है आर्यभट्टी और थर्ड है तंत्र। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका नामकरण एक फेमस मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने किया है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने अपना फेमस ग्रंथ आर्यभट्टी, जिसे आर्य सिद्धांत भी कहा जाता है, वो 6th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लिखे होंगे ऐसा माना जाता है। और इस ग्रंथ की एक मेन क्वालिटीज़ ये है कि आर्यभट्ट जी ने इस ग्रंथ में ज्योतिष शास्त्र के जो भी बेसिक प्रिंसिपल हैं उसको इन्होंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में एक्सप्लेन किया है। और यह ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र का एक ऑथेंटिक, एक प्रामाणिक ग्रंथ है। तो इस प्रकार से आर्यभट्ट ने इस ग्रंथ की रचना 499 में कुसुमपुर में की थी। और याद रखने वाली बात यह है कि इस ग्रंथ में 121 श्लोक हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो इस प्रकार से एक फेमस मैथमेटिशियन है ब्रह्मगुप्त। इन्होंने अपने टीका में स्टार्टिंग के और एंड के 3 श्लोक को छोड़ करके इस कार्य को मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब कि इसे हम सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो ब्रह्मगुप्त ने इस कार्य को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया। सो फर्स्ट पार्ट है दशगीतिका, सेकंड पार्ट है आर्यभट्टी और थर्ड पार्ट है तंत्र। सो इसमें से हम सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें ब्रह्मगुप्त जी ने आर्यभट्टी ग्रंथ को
2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ब्रह्मगुप्त ने फर्स्ट पार्ट को गीतिका छंद में लिखा है और इसमें 10 श्लोक हैं, जिसे ब्रह्मगुप्त ने 10 गीतिका नाम दिया है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में 108 श्लोक हैं और यह आर्यव्रत छंद में लिखा गया है, जिसकी वजह से ब्रह्मगुप्त ने इस पार्ट को आर्याष्टशतम नाम दिया है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि इसमें आप लोग डायग्राम के थ्रू इसे डिस्क्राइब करिएगा, मतलब कि इसे आप एरो के थ्रू डिस्क्राइब करिएगा कि आर्यभट्टी ग्रंथ जो है फर्स्ट में 10 गीतिका रहेगा और सेकंड में रहेगा आर्याष्टशतम, और यह आर्याष्टशतम जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है सुविधा की दृष्टि से, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है गणित पाद, सेकंड पार्ट है काल क्रिया पाद और थर्ड पार्ट है गोल पाद, जिसमें से गणित पाद मतलब कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, काल क्रिया पाद मतलब कि कैलकुलेशन ऑफ टाइम, समय की गणना, वही गोल पाद शेप से रिलेटेड है, स्फीयर से रिलेटेड है। सो इस प्रकार से आर्यभट्ट जी एक फेमस एस्ट्रोनॉमी है, एक फेमस एस्ट्रोलॉजी है और एक फेमस मैथमेटिशियन है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि गोलपाद ग्रंथ बहुत ही छोटा है, अत्यंत लघु है और इसमें केवल 11 श्लोक हैं, बट इन 11 श्लोक में ही आर्यभट्ट जी ने बहुत सारे चीज़ों को इसमें समाविष्ट किया है। अत्यधिक सामग्री को इस छोटे से ग्रंथ में इन्होंने प्रस्तुत किया है, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब तो इस प्रकार से हमने जो चीज़ स्टार्टिंग में डिस्कशन किया हुआ है उसको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सो फ्रेंड्स, इसको भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन कर लिया है कि ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्टी ग्रंथ के 2 पार्ट किए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट 10 गीतिका है और सेकंड पार्ट आर्याष्टशतम है। तो आर्याष्टशतम में 108 श्लोक हैं और यह आर्यव्रत छंद में लिखा गया है। सो इस प्रकार से ब्रह्मगुप्त ने इसे आर्याष्टशतम नाम दिया है और सुविधा की दृष्टिकोण से इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसे हमने आगे डिस्कस कर लिया है। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में मैथमेटिक्स करके लिख लीजिएगा, वही सेकंड पार्ट में आप यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ टाइम करके डिस्क्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट में आप यहाँ पर स्फीयर करके डिस्क्राइब कर लीजिएगा। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आविष्कारों द्वारा इनकी प्रतिमा के अंदर और भी अच्छी तरह झांका जा सकता है। बाय द इन्वेंशंस हिज स्टैटू कैन बी पिप्ड इवन बेटर। सो फ्रेंड्स, इसको यदि हम सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो इसमें कहने का मतलब ये है कि हम आर्यभट्ट जी के इनोवेशन के बेसिस पर हम इनके बारे में और भी अच्छी तरह से गहराइयों तक जान सकते हैं, क्योंकि इनके बायोग्राफी के बारे में अभी तक से उतना अच्छे से पता नहीं चल पाया है। एक कंट्रोवर्सी बना हुआ है, एक विवाद की स्थिति बना हुआ है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है करके, और ना ही हमें इनके माता पिता का नाम पता है। तो इस प्रकार से हम आर्यभट्ट जी के इनोवेशन के बेसिस पर हम उनके बारे में और भी अच्छी तरह से जान सकते हैं, कहने का मतलब यही है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसे पॉइंट के थ्रू डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसे हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। सो इस प्रकार से आर्यभट्ट जी पहले आचार्य, पहले ज्योतिषाचार्य हुए हैं, जिन्होंने अपने ज्योतिष गणित में अर्थमेटिक और ज्योमेट्री मतलब कि अंक गणित और रेखा गणित के क्वेश्चन को इन्होंने इंक्लूड करा है, और इसके अलावा भी इन्होंने अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, बीजगणित और त्रिकोणमिति के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया है। सो इसमें आर्यभट्ट जी ने ज्योमेट्री फील्ड में रेखा गणित के क्षेत्र में इन्होंने पाई की वैल्यू को फाइंड किया है, जिसका मान इन्होंने दशमलव के 4 स्थान 3.1416 तक इन्होंने ज्ञात किया है अप्रॉक्सीमेटली। सो फ्रेंड्स, इस वाले पॉइंट में हम आर्यभट्ट जी ने कौन कौन से इनोवेशन किए हैं इसको हम निम्न पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो इसमें से सेकंड पॉइंट है कि अंकगणित के क्षेत्र में इन्होंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट घनमूल ज्ञात करने की विधि, और इसके अलावा भी इन्होंने त्रैराशिक नियम का भी उल्लेख किया है। आप लोग यहाँ पर स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिएगा, ये त्रैराशिक रहेगा, है ना, कि इन्होंने त्रैराशिक नियम का भी उल्लेख किया है। सो फ्रेंड्स, इसमें बस आपको मेन पॉइंट को ध्यान में रखना है
कि फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने ज्योमेट्री के फील्ड में दशमलव के 4 स्थान तक पाई के वैल्यू को फाइंड किया, जिसका वैल्यू होता है 3.1416 अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह से सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस करा कि इन्होंने अर्थमेटिक के फील्ड में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इसके अलावा भी इन्होंने त्रैराशिक नियम का भी उल्लेख किया है, इन्होंने फाइंड करा है। इसी तरह से इनका नेक्स्ट इनोवेशन है, उन्होंने इस संसार के सामने यह कहने का साहस किया है कि ब्रह्मांड की दिन प्रतिदिन की गतिशीलता का कारण पृथ्वी का एक दूरी के सहारे घूमते रहना ही है। सो इस प्रकार से ही डेयर टू से इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड दैट, कि उन्होंने यह कहने का साहस किया है कि हमारा जो यूनिवर्स है वह डे टू डे मूवमेंट करता है, उसका मेन रीज़न है पृथ्वी का एक दूरी के सहारे घूमते रहना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये धुरी रहेगा, है ना, कि पृथ्वी अपनी धुरी पर रहकर सूर्य की परिक्रमा करता है। सो इस प्रकार आर्यभट्ट कोरे गणितज्ञ ही नहीं, खगोल विज्ञान के भी प्रकांड पंडित थे। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं कि आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले यह प्रेडिक्ट किया, यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गतिशील है और सूर्य स्थिर है करके। सो इस प्रकार से ज्योतिष के अलावा गणित शास्त्र में भी आर्यभट्ट ने न्यू प्रिंसिपल्स को वेल फाउंडेड किया है, प्रतिपादित किया है, और भारत में सबसे पहले इन्होंने ही अलजेब्रा के नॉलेज को डिटेल से रिवील किया है, विस्तार से प्रकट किया है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में जो इन्वेंशन किए हैं, उनके गणित शास्त्र के नवीन ज्ञान को देखकर आज भी बड़े बड़े गणितज्ञ उनकी प्रतिभा का लोहा मानते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से शून्य सिद्धांत और जो भी डेसिमल सिस्टम है, इसका इनोवेशन भारत में सबसे पहले किसने किया, यह तो अभी तक ठीक से नहीं बताया जा सकता है, बट आर्यभट्ट ने इसका यूज़ बहुत ही कुशलतापूर्वक किया है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसमें अरब के विद्वानों ने उनके ज्योतिष ज्ञान का बहुत ही सम्मान किया है और उनके सम्मान में उन्हें अरज भर के नाम से पुकारते थे। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आर्यभट्ट ने अपने स्वदेश के साथ ही साथ विदेशों में भी बहुत ख्याति प्राप्त किया है। सो इस प्रकार से भारत सरकार ने अपने पहले स्पुतनिक का नाम उनके नाम पर आर्यभट्ट रखकर उनके प्रति आभार प्रकट किया है। तो यहाँ पर स्पुतनिक, आप लोग इसे वैक्सीन मत समझ लीजिएगा, ये सैटेलाइट का नाम है ना। तो पहले स्पुतनिक सैटेलाइट था, तो जिसे आर्यभट्ट के सम्मान में इसकी जगह पर इनका नाम आर्यभट्ट रखा गया। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आर्यभट्ट जी के इतने सारे इनोवेशन, इतने सारे क्रिएशन के बारे में हमने डिस्कशन किया, इतने सारे स्टेटमेंट को देखे, जिससे स्पष्ट होता है कि इनके आविष्कारों द्वारा इनके प्रतिमा के अंदर और भी अच्छी तरह से झांका जा सकता है। मतलब कि इनके इनोवेशन के थ्रू हम यह जान सकते हैं कि आर्यभट्ट जी कितने ब्रिलियंट थे, कितने वे एक महान गणितज्ञ थे, इसके अलावा भी वे एक महान खगोल शास्त्री थे, एक महान ज्योतिषाचार्य भी थे। सो इस प्रकार से इस टॉपिक का कंक्लूजन यह निकलता है कि आर्यभट्ट जी अपने टाइम से बहुत आगे थे। इन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, एक नए अध्याय का सूत्रपात किया है। इस प्रकार से भारतीय गणित शास्त्र रूपी आकाश में प्रथम प्रखर नक्षत्र के रूप में इन्हें सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। इन्होंने गणित के क्षेत्र में गागर में सागर भरने का कार्य किया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।